हेलो, अभी आ रही है आवाज आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, बड़ी प्रॉब्लम होती रहती है बार बार, शायद नेटवर्क थोड़ा स्लो है यहाँ, इंटरनेट स्लो है। एनीवेज, कैसा रहा कल का प्रोग्राम? कैसा रहा? कल का था ना प्रोग्राम? नहीं, परसों का था। म्यूकर वाला। ब्लैक फंगस। हाँ, म्यूकर माइकोसिस वाला। मैंने बहुत सुना आप लोग, इंफॉर्मेटिव था। हाँ, काफी लोग इंटरेक्ट भी कर रहे थे आप लोग में से। इट वाज इंफॉर्मेटिव, बट इट वाज गुड। इट वाज एक अच्छी अवेयरनेस थी जो लोगों में फैली है। एंड कुछ नहीं, इतना घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशंस लेने हैं। थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखो तो हर चीज़ अच्छा ही होता है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता। ऐसे भी फंगल इन्फेक्शंस हैं, ऑफ कोर्स। अब जिस स्टेज में चले जाते हैं वो हमारी नेग्लिजेंस के कारण ही होता है। हम जितना अपने आप को कॉशियसली बचाएंगे या प्रिकॉशंस लेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। एंड हो जाने के बाद फिर वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। इट वाज इंफॉर्मेटिव सेशन। एनीवेज, हम लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे? अच्छा, लास्ट टाइम भी आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरी आवाज़ आ रही थी क्या आप लोगों को? पता नहीं, आप लोगों की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मैं बहुत देर तक हेलो हेलो करता रहा, फिर रोक दिया। एनीवेज, लास्ट टाइम हम सेनेसेंस के बारे में बात करते, एजिंग के बारे में बात करते। कुछ समझा था उस समय? कुछ एजिंग। हाँ, एजिंग का कुछ समझा था आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो मुझे समझाओगे? हाँ समझ। मैंने कहा था आप लोग बात कर, अभी काफी सारे लोग हैं। ओके, चलिए। तो हमारे और कोई है? कोई और बात करेगा? हमने कहा था कि हम लोग वीडियोस ऑन रखेंगे। इनको ऑन नहीं करता, सिर्फ लॉगिन हो जाते हैं और सब बंद करके बैठ जाते हैं। पता नहीं वो हेडफोन भी लगाते कि नहीं लगाते। हेडफोन लगाते तो बाहर भी आवाज नहीं आती, और हेडफोन को टेबल पे छोड़ देना, ऐसा तो डिस्टर्बेंस भी नहीं होता। फाल्गुनी है क्या आज? यस सर है। फाल्गुनी की आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। हाँ, अब आ गई, अब आ गई। फाल्गुनी आ गई। बोलो, उस दिन मैं जब कह रहा था कुछ समझा क्या? सर मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू था। अच्छा, कोई और था क्या उस दिन? मालूम नहीं, कितने लोग, कम लोग थे उस दिन भी, वैसे 10-12 लोग तो थे ही। Anybody else who had attended the class and must have got little about what senescence is or cell aging is? अमर, तुम्हें क्या समझ में आया उस दिन? सर आप वो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बता रहे थे कि कैसे जैसे कुछ जो नंबर ऑफ ये रहते हैं, लाइक जैसे जो तीन तीन के हमारे ये बनते हैं, अमीनो एसिड्स बोल सकते हैं। तो वो जब रेप्लिकेट होते हैं तो एक टाइम के बाद वो ऐसा हो जाता है कि जो सिंगल जो रहता है वो कंटिन्यूसली रिपीट होना चालू हो जाता है। अच्छा, चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। अभी ये दो मैंने वो स्केच पेन्स के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। स्केच पेन्स हैं क्या यहाँ पे? वन सेकंड। यस, देखिए, अभी सपोज कर, अभी आपको दिख रहा हूँ, दो स्केच पेन दिख रहे हैं, ठीक है? एक येलो है क्या, पिंक है, क्या है? और दूसरा ब्लू एंड येलो। हाँ, ठीक है। मैं वैसे कलर ब्लाइंड हूँ, लगता है मुझे ब्लू ग्रीन दिखता है हमेशा। तो ये सपोज करिए दो स्ट्रैंड्स हैं,
डीएनए के, मैं व्हाइट बैकग्राउंड पे रखता हूँ, ठीक है। ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, राइट। और जब दोनों स्ट्रैंड्स जब मान लीजिए रेप्लिकेशन के लिए या डुप्लीकेशन के लिए जब व्हेन दे गेट सेपरेटेड, राइट, सेपरेट हो गए, ब्लू वाला ऊपर पकड़ते हैं अपन, क्योंकि ब्लू और व्हाइट में फर्क दिख रहा है, ठीक है। तो जब इसका पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है, ये एक हेलिकेज नाम का जो इनको अनवाइंड करता है, पॉलीमरेज जो है वह अनबाउंड वाले पोर्शन को पकड़ के वो रेप्लिकेशन जो है 5-3 डायरेक्शन में करता है, 3 to 5 में वो सिंथेसाइज होता है। ये ऐसे ये सब नॉर्म्स है जो आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। जब ये सपोज करिए ये हट गया, ये दूसरा स्टैंड है, मैंने इसको नीचे रख दिया, अब ये नई स्ट्रैंड बन रही है इसके साथ में, ये पेन लगाया मैंने भी, ठीक है। तो क्या होता है कि जहां से शुरुआत हुई थी वहां पे सबसे पहले एक प्राइमर लगता है, फिर रेप्लिकेशन आगे कंटिन्यू होती है। मतलब एक पोर्शन होता है जहां पे पहले सबसे पहले एक छोटा सा पोर्शन जिसपे एक आरएनए का फ्रैगमेंट अटैच होता है, तभी ये डीएनए और आरएनए का एक हाइब्रिड फॉर्म होता है, और वहां से पॉलीमरेज आगे के पूरे स्ट्रैंड को लीडिंग और लैगिंग ऐसे 2 स्ट्रैंड्स को बनाता हुआ चलता है। लीडिंग लैगिंग भी आप लोग नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। लेकिन जब पूरा रेप्लिकेट हो जाने के बाद, जब पूरा का पूरा रेप्लिकेट हो गया, तो इट्स फाउंड कि वो जो प्राइमर लगी, ये सपोज ये व्हाइट वाले पोर्शन पे प्राइमर लगा था, ठीक है, तो वो प्राइमर अपना काम कर चुका है, क्योंकि प्राइमर के कारण पॉलीमरेज ने काम किया, तो वो चला गया, उसका काम खत्म। तो नाउ प्राइमर वहां से डिटैच हो जाएगा। डिटैच हो जाने के बाद अब सीधी सी बात है कि पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो गया, लेकिन ये छोटा सा पोर्शन जो है यहाँ पे जहां पे प्राइमर लगा था, 10 to 50 न्यूक्लियोटाइड्स का बेस पेज की जगह होती है, तो वो तो अन पॉलीमराइज्ड या फिर अन हाइब्रिडाइज्ड हो गया। मतलब हाइब्रिडाइज ही नहीं हुआ, पॉलीमराइज ही नहीं, उसके सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस लगे नहीं। तो कैसे होता है कि हर बार जब भी रेप्लिकेट करेगा डीएनए, तो एक स्ट्रैंड जब नया स्ट्रैंड फ्रेम करता है, तो एक छोटा सा पोर्शन उसका रह जाता है जो रेप्लिकेट नहीं हुआ रहता है। ऐसा सपोज करिए एक बार हुआ, अब हो सकता है कि जब वो रेप्लिकेट नहीं किया तो हमारा बॉडी सिस्टम है कि जैसे कि उसमें हंग पोर्शन है, एक्स्ट्रा का पोर्शन दिया है जिसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं है, तो वो क्या होता है, वो छोड़ देता है, वो टूट के अलग हो जाएगा, है ना। तोड़ने वाले हेलिकेसेस, मतलब तोड़ने न्यूक्लियसेस है, जो एक्सो न्यूक्लियसेस है, जो काट लेते हैं उसको, ताकि वो बाकी पेयर्ड में या फिर डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में वापस आ जाए। लेकिन ये क्या ऐसा रहा तो हर बार डिवीजन में क्या होगा, इस बार इतना छोटा छोटा हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में और थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम और थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक समय ऐसा है कि डीएनए खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, बट इट माइट हैपन, राइट। तो वह हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं, एक एंजाइम है जो इनको ये जो एंड्स बच जाते हैं उनको मैनेज करता है, राइट। वो मैनेज कैसे करते हैं, वो ये करते हैं कि वो उसका नाम है, ये टेलोमेरिक एंड है, टेलोमेयर मतलब लास्ट एंड है, क्रोमोसोम का लास्ट, तो वो डीएनए का लास्ट फ्रेगमेंट जहाँ पे प्राइमर लगा था वहां से शुरुआत हुई थी। कई बार एंड रीजन में मिलते हैं, कभी कभी दूसरी तरफ मिलता है। तो ये जो प्राइमर वाला पोर्शन जो कि अभी पॉलीमराइज नहीं हुआ है, तो वो पोर्शन पे क्या होता है कि वो एंजाइम अपने आप को अटैच करता है, और वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंसेस है उनके, वो भी एक प्रकार का आरएनए का ही एक पोर्शन है, एक टुकड़ा है, एक टाइप है आरएनए का, उसमें कंटेंट है, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पे है। तो वो साथ में मिलके यहाँ पे कुछ ना कुछ दो या तीन सीक्वेंसेस के थ्रू, बेस पेयर्स के थ्रू अटैच हो जाता है। भले यहाँ पे 50 होंगे, लेकिन वो 3-4 से भी अपने आप को अटैच कर लेगा। एंड देन क्योंकि वो 3 भी सीक्वेंस में मिल गया, A, T, C, G या फिर G मिल गया, कहीं भी G मिल गया तो अटैच कर लेगा। एंड देन फिर उसके पास जो सीक्वेंस है उसका पूरा वो एक नया, मतलब इधर ही पे जो ऊपर वाला जो है ना ब्लू वाला, उसके आगे एक नया सीक्वेंस जोड़ देगा वो जो उसके पास है। एंड फिर वो दूसरा एंजाइम, पॉलीमरेज के टाइप्स है, एक दूसरा एंजाइम जो है वो उसको वहां से सिंथेसाइज करते हुए, यानी कि ये टुकड़ा भी पॉलीमराइज हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा जिसने जोड़ा था वो भी पॉलीमराइज हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि टेलोमेरेज एक छोटा सा एक्स्ट्रा सीक्वेंस उसको दे देता है। The telomerase enzyme gives an extra sequence, extra fragment of DNA to this existing DNA. जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, जिसका छोटा पोर्शन रेप्लिकेट नहीं हुआ, वहां पे ये एक छोटा सा सीक्वेंस लगा देता है एंड फिर उसको पॉलीमराइज करके पूरा कंप्लीट कर लेता है, राइट। तो लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि वो तो कर तो लिया, वापस पॉलीमराइज जब करना शुरू कर दिया, तो यानी कि हर एक डिवीजन पे
वो टेलोमरेज नाम का एंजाइम उस पे एक्ट करेगा और एक रिपीट सीक्वेंस ऐड कर देगा उसमें हर बार, है ना। तो वो क्या होगा कि हर बार इस डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर एक छोटा सा सीक्वेंस और एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो ये जब तक हो पाता है जब तक हमारे पास टेलोमरेज नाम का एंजाइम होता है, और ये टेलोमरेज एक समय के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है और उसके जो सीक्वेंस डीएनए में है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण वो टेलोमरेज नाम का एंजाइम नहीं बनता। इसलिए ये वाली एक्टिविटी फिर रुक जाएगी। जब वो रुक जाएगी तब क्या होगा, तब क्या होगा कि जब उसके रुकने के बाद टेलोमरेज एक्टिविटी जब रुक गई, उसके बाद जब डिवीजन कभी होता है तो वो डिवीजन में फिर से वो ऐसा एक पोर्शन बच जाएगा, लेकिन अभी टेलोमरेज नहीं है, टेलोमरेज नहीं है तो वो क्या होगा, एक एक्सोन्यूक्लियस आएगा, इसको काट के अलग कर देगा। नाउ वो जो रिपीट सीक्वेंस लगा था वो कटने लगेगा वापस, राइट। तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि अब ये कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या सिर्फ 2 ही बार हुआ क्या, करीब करीब 50 से 60 हजार टाइम तो हमारे जाइगोट से लेकर यहाँ तक में बन जाता है, यंग वन बनने तक, जब तक फेट मैपिंग नहीं होती। अब वैसे देखा जाए तो हम इवॉल्व हुए हैं अमीबा से, तो अमीबा से लेकर अभी तक कितने इवॉल्व हुए, कितने साल लगे हैं, कितनी बार डीएनए रेप्लिकेट किया होगा, कितनी बार वो टेलोमरेज सीक्वेंस जुड़ता चला है। यानी कि देखा जाए तो मैक्सिमम वो किसी को कोड नहीं करते, लेकिन वो सीक्वेंस हर डीएनए जो अपना मेन डीएनए उसके साथ में ढेर सारे टेलोमेरिक एंड्स लगते चले जाते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल से कि हम ह्यूमंस में जब ग्रो करते हैं, जब हमारे पास जाइगोट से एक यंग वन बनने तक का, यानी कहना चाहिए, मैंने एक बात बोली थी आप लोग को, डिटरमाइन जब तक नहीं होते सेल्स, यानी सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक जाइगोट 2 के 4, 4 के 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे जब सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, फिर उनमें वो एक डेस्टाइन्ड होते हैं वो सेल्स कि लाइक किस में बनना है भाई। एक सेल जो है बोलेगा मेरे को हार्ट बनाना है, एक सेल बोलेगा मुझे लिवर बनाना है, एक सेल बोलेगा मुझे स्किन बनाना है, एक सेल बोलेगा मुझे इंटरनल ऑर्गन्स बनाने हैं, लाइक मसल बनाना है, एक बोलेगा बोन बनाना है। तो ऐसे सब डिटरमाइन हो जाते हैं कि मुझे ये करना है। तो when they get determined and when they get differentiated into that particular type of tissue या organ, तो उसको फिर डिवाइड करना होता है, राइट। तो वो डिवाइड करते करते अभी तक क्या होता है, टेलोमर ये जब तक ये सेल्स हम जो एम्ब्रियो में जो सेल्स डिटरमाइन हो रहे हैं, यानी किसी टिश्यू लेवल में वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन, सेल डिटर्मिनेशन कहते हैं उसको, ठीक है। या फिर डिफरेंशिएशन इज अ डिफरेंट टर्म, बट सेल डिटर्मिनेशन मतलब एक सिंगल सेल अपने आप को चेंज करता है। क्योंकि जब जाइगोट में आप जब देखेंगे ना वो 64 सेल्स को, वो सब एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन कोई आंख बन जाता है, कोई नाक बन जाता है, कोई लंग्स बन गया, कोई हार्ट बन गया, कुछ किडनी बन गया, कोई लिवर बन गया, कोई एलिमेंट्री कैनाल बन गया। तो लाइकवाइज मतलब एक सिंगल सेल ही अपने आप कैसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं सेल डिटर्मिनेशन। तो सेल डिटर्माइन हो गया, वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बन गया। तो तब तक जब तक वो डिटरमाइन नहीं होता तब तक उसके पास टेलोमरेज नाम का एंजाइम रहता है, यानी कि जितनी बार वो डिवाइड कर रहा था हर बार एक टेलोमेरिक एंड उसमें ऐड होता चला गया, एंड देयर कम्स अ रिपीट which has been added every time whenever it divides or it duplicates, the DNA duplicates. Okay, now when it has become a heart, a liver, a kidney or a alimentary canal, तो कैसे हो गया, now they have determined। लेकिन हम humans में हमने देखे young ones हम छोटे रहते हैं, but now when that young one has to grow up to an adult, तो क्या होगा, अब वो सेल्स जो बन चुके थे हार्ट, वो हार्ट के सेल्स भी अभी रेप्लिकेट होते चले जाएंगे, है ना, तो रेप्लिकेट होने चलो। तो नाउ लेकिन अभी टेलोमरेज नाम का एंजाइम उनके पास है नहीं, तो कैसा होगा, हर बार नाउ दे वुड स्टार्ट लूजिंग दैट सीक्वेंस, वो जो सीक्वेंस रिपीट्स लगाए थे ना, वो रिपीट्स को वो लूज करना शुरू करेंगे हर एक डिवीजन पे। यानी कि डिटरमाइन हो गए के बाद, डिटरमाइन जब हो चुके, उनके पास क्या खत्म हो गया, टेलोमरेज नाम का एंजाइम खत्म। Now the telomerase will not be able to manage the extra hung portion of DNA, जिसको हम sticky end भी बोलते हैं या hung DNA भी बोलते हैं। तो वो पोर्शन को मैनेज करने के लिए अब कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। तो वो क्या हो गया, अब वो हर बार एक छोटा सा पोर्शन रह जाएगा जो कि एक एक्सोन्यूक्लियस आके उसको काट देगा, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लगा हुआ नहीं। तो एवरी टाइम यू वुड बी लूजिंग अ बिट ऑफ DNA। तो
जब वो एक हार्ट जो बन चुका था, वो जब एडल्ट में ग्रो करने के लिए उसको भी मल्टीप्लाई करना होता, माइटोटिकली डिवाइड कर रहा होता है वो, तो हर डिवीजन पे वो क्या होगा, एक छोटा सा टेलोमेरेज कटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे टेलोमेरेज उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे जिस लेवल पे हमारा पहला डीएनए था, जब फर्स्ट टाइम जाइगोट से डिवाइड होकर गए थे। सपोज जाइगोट से लेकर डिफरेंशिएट होने के लिए 60,000 टाइम्स उसने डिवाइड किया, यानी 60,000 रिपीट्स उसमें लग गए। अब मान लीजिए वहां पे डिटरमाइन होने के बाद उसको फिर वो एडल्ट होने तक वो फिर से 50,000 55,000 तक उसने डिवाइड किया, तब जाके वो बड़ा सा एक लीवर बना। तो वो 55 टाइम्स वो फिर से उसने रिपीट्स को कट करना शुरू कर दिया, यानी आप क्या हो गया, 5 या 6 ही रिपीट्स बचे हुए हैं उसके पास, जिसके वो, तो मान लीजिए वो 5-6 भी 60 टाइम उसने 60 टाइम्स डिवाइड कर, 60 टाइम्स फिर से आई मीन 55 से लेकर 60 तक फिर से डिवाइड कर लिया, तो वो पूरे रिपीट जो लगे थे बिकॉज ऑफ टेलोमेरेज, वो पूरे कट के वापस ओरिजिनल डीएनए वाली लेंथ पे आ जाएंगे। उसका मतलब क्या हो गया, अब वो बॉडी क्या समझेगी कि हमारे पास जो पहले था उसमें 60 लगे थे, लेकिन हमने 60 डिवाइड हमने यूज कर लिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेलोमेरेज एंजाइम। तो अब जो है सेल जो है डिवाइड करना बंद कर देती है। समझ में बात? इसीलिए आप लोग कभी कभी देखते हैं कंजेनाइटल डिजीजेस होते हैं किसी किसी को, जैसे कि कोई ऑर्गन ढंग से डेवलप नहीं हो पाता, एंड इट्स बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वो सेल अपने आप को कैसे रोक लेती है। मान लीजिए 50,000 टाइम करना है, वो रिपीट्स कम होते चले गए, तो डीएनए ओरिजिनल डीएनए पे लेवल पे आ गया, तो उसके बाद वो डिवाइड करना बंद कर देता है, डिवीजन स्टॉप हो जाता है। जैसे कि कल मतलब पिछले क्लास में हमारे ने बोला था कि सेल डिवीजन नहीं होता है, ऑफ कोर्स नहीं होता, लेकिन डिवीजन तो बहुत पहले बंद हो जाता है, उसके बावजूद भी हमारी बॉडी कई बार डिवाइड करती रहती है, तो वो डिवीजन हम उसको रीजनरेशन पावर में गिनते हैं। अब हमने एक बात की थी हमारे उसके साथ, सेल एजिंग के साथ साथ हम कैंसर भी पढ़ रहे थे, कैंसर का भी टॉपिक साथ में अटैच किया हुआ है। अब कैंसर में क्या हो रहा है, मेरे हाथ दर्द कर रहा है, मैं रख देता हूं, हो गया, अब बात समझ में आ गई। तो टेलोमेरेज जो है वो एंजाइम खत्म हो जाता है तब जब एक सेल यानी कि एम्ब्रियोनिक सेल किसी टिश्यू लेवल में डिटरमाइन हो गया, दैट मींस इट हैज बीन डिफरेंशिएटेड इनटू अ स्पेशलाइज्ड सेल व्हिच वुड परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन, राइट, डन। लेकिन वहां से उसको ग्रो भी करना है, तो व्हाइल ग्रोइंग वो फिर से डिवाइड करता माइटोटिकली, बट दैट टाइम इट डज नॉट हैव द टेलोमेरेज एंजाइम। सो व्हाट हैपेंस, every duplication, every mitotic division, it will lose a bit of DNA every time. तो लूज करते 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 जब बहुत ही कम रिपीट्स बच जाते हैं, तब सेल इनिशिएट्स इट्स specular functionality that we will not divide anymore. That stage at which the cell will stop dividing itself is called senescent cell, यानी aged cell. सेल एज, सेल की एज हो गई, अब वो डिवाइड नहीं करेगा, है ना। अब रही बात, कैंसर यही करता है, जब ऑन्कोजीन्स जो होते हैं, ऑन्कोजीन्स हमारे डीएनए में ही है, कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं किसी पोर्शन में, वो यूजुअली साइलेंस रहते हैं। साइलेंस मतलब समझते हो, डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन सब लगे रहते हैं। जब उसे उस जीन को, सपोज एक प्रकार का जीन है ये, तो इसके ऊपर ऐसे हिस्टोन प्रोटीन और दूसरे प्रोटीन से चिपके हुए हैं, they will not come out, they will not leave the DNA। लेकिन अब ये इसी पोर्शन को मान लो, जैसे ये ऑन्कोजीन है, सपोज करिए यहाँ सब कैंसर होने वाला है, तो ये क्या ना, कैंसर अब होने के बहुत से चांसेस होते हैं। हो सकता है कि रेडिएशन हो, या हो सकता है कि स्मोकिंग हो, या हो सकता है कि कोई ड्रग्स हो, या कोई भी केमिकल हो, या टॉक्सिन हो, उसके इफेक्ट से हो सकता है कि प्रोटीन्स को छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये डीएनए मॉलिक्यूल, ये पोर्शन ऑफ जीन which is responsible for some kind of cancer would get loosened up, and this gene would be replicated, or sorry, this gene would be transcribed, यानी उससे आरएनए बन जाएगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनाने लगेगा, क्योंकि हर डीएनए का कोड जो है वो तो तय है ना। एक जीन जब अनवाइंड होता है तो एक प्रोटीन बनाता है, दैट्स अ प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो प्रोटीन बना लगेगा। तो वो प्रोटीन अब क्या करेगा, वो प्रोटीन कई तरीके से इफेक्ट करता है, या तो वो टॉक्सिन होगा जो हमारे सेल्स को खराब करता होगा, या फिर वो माइटोजन होगा जो हमारे सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता होगा, या फिर वो एक ऐसा पोर्शन होगा डीएनए का जो कि एक टेलोमेरेज बनाता है। तो देखा ये गया है कि हर कैंसर सेल में टेलोमेरेज एक्टिविटी बहुत पाई जाती है। अनलेस एंड अनटिल टेलोमेरेज एक्टिविटी नहीं रहेगी तो वो क्या होगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा, डीएनए डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड करेगा
लेकिन क्या होगा, उसका वो अंग पोर्शन जो है वो कटता जाएगा, डीएनए छोटा होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कैंसर सेल को, ट्यूमर सेल को, जिसमें कि टेलोमेरेज एक्टिविटी बहुत पाई जाती है, इसी रीजन से अभी काफी सारा रिसर्च हो रहा है कैंसर में कि वो उस टेलोमेरेज एक्टिविटी को यदि कम कर दें तो देयर वुड बी अ चांस व्हेन division will take place, the tumor cells will grow for some extent, but when the DNA has been like now broken down for every division, for every division छोटा सा पोर्शन कट होता चला जा रहा है, तो टाइम वुड कम व्हेन पूरा का पूरा डीएनए खराब हो सकता है, तो दैट टाइम ट्यूमर वुड माइट स्टॉप। तो हम ये चाह रहे हैं कि शुरुआत से ही हम उसको टेलोमेरेज एक्टिविटी, टेलोमेरेज की जो एंजाइम वो खत्म कर दें उस सेल में से, तो पॉसिबिलिटी है कि वो ग्रो ही ना करे। तो ये कैंसर के ऊपर ये रिसर्च, आप कैंसर आपको मालूम है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ, अब आपको वैसे इसमें पढ़ना जब रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको वही कैंसर क्या है, कितने टाइप के मेजर टाइप्स हैं, और क्या बोलते हैं उसको, कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं, रेडिएशन हो क्या है ना, उसके बाद आपके केमिकल्स हो गए, ढेर सारे टॉक्सिन्स हो गए, और जो हमारी कुछ एक्टिविटीज है, लाइफस्टाइल है, उसके ऊपर भी है, फूड स्टफ्स भी हैं जो, तो ये ऑन्कोजीन्स मतलब कैंसर कॉजिंग जीन्स जो कि हमारे डीएनए में प्रेजेंट हैं, बट दे आर नॉट यूज्ड, दे आर ऑलवेज कवर्ड विथ दोस हिस्टोन प्रोटीन्स एंड दे विल बी लॉक्ड। जैसे अब ये बंद रहते हैं, ये खोलेंगे नहीं, तो इसको हम बोलते हैं साइलेंसिंग, दे आर साइलेंस्ड, दे डोंट ट्रांसक्राइब एंड दे डोंट ट्रांसलेट एंड प्रोड्यूस प्रोटीन्स, तो वो साइलेंस्ड रहते हैं, जीन्स आर साइलेंस, जीन साइलेंसिंग हम बोलते हैं। तो वैसे ही ऑन्कोजीन्स को नेचुरली हमने साइलेंस कर रखा है बिकॉज वी डोंट नीड दैट, राइट। तो दैट वे, तो ये हमने कल जानने की कोशिश की थी सेनेसेंस में क्या होता है, सेल एजिंग में क्या होता है। सेल एजिंग मतलब वही है कि जब तक टेलोमेरेज एक्टिविटी बंद हो गई उसके बाद सेल फिर भी ग्रो करता है कुछ समय तक, जब तक वो डीएनए कटता आके उस लेवल पर ना पहुंच जाए कि अब लगे कि अब डीएनए मेन डीएनए में से लूज होने वाला है। तो वो जो है ना, वो भी एक लिमिट है, हर इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक लिमिट है कि टेलोमेरेज एक्टिविटी बंद होने के बाद, यानी डिफरेंशिएट हो गया सेल, एम्ब्रियोनिक सेल, उसके बाद वो कितने डिवीजन तक चलेगा, जब तक कि वो उसका रिपीट्स कम ना हो जाए, इस लेवल पे ना पहुंच जाए कि सेल विल डिसाइड कि नहीं भाई ये तो कम हो चुका, अब हमारा मेन डीएनए कटने लगेगा एंड इट विल स्टॉप डिवाइडिंग। तो वो जो है ना, वो जो रुक जाता है उस लेवल तक, टेलोमेरेज एक्टिविटी बंद होने के बाद फर्दर डिवीजन रुक जाने का, वो जो है कितने बार डिवाइड हो चुका था तब तक, उसको हम बोलते हैं हेफलिक लिमिट। हेफलिक लिमिट मतलब हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है कि वो टेलोमेरेज एक्टिविटी बंद होने के बाद सेल फिर भी कितने डिविजन्स तक अपने आप को डिवाइड करता चलेगा, फिर रुक जाएगा। तो सेल डिवीजन रुकने तक के डिविजन्स के नंबर को हम बोलते हैं हेफलिक लिमिट, ठीक है। यही कुछ चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। फाल्गुनी समझा कि फाल्गुनी क्लास में नहीं थी पिछली बार, लेकिन समझी बात कुछ? हाँ सर, थोड़ा सा। अभी जो मैंने वीडियोस डाली उसको देखना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज सेल साइकिल का भी मैंने एक वीडियो डाली है और सेनेसेंस के ऊपर भी डाला हुआ है। एंड कैंसर तो आप लोगों को सिंपली सिर्फ ऐसे ही जस्ट एलिमेंट्री नॉलेज लेना आपको, मतलब प्राइमरी इंफॉर्मेशन लेनी है। आप विकिपीडिया से भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई नो देयर आर पीपल हु propagate कि Wikipedia is of no use, but I would say Wikipedia is useful because and try to understand which matter on Wikipedia is not useful. तो वो ऐसा है कि Wikipedia पे जिस भी चीज कोई स्टेटमेंट्स हैं उसके पीछे रेफरेंस नंबर्स लिखे रहते हैं, नीचे उसके रेफरेंसेस की लिस्ट रहती है। यदि किसी स्टेटमेंट पे, जब तक बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है समझ लीजिए आप, और उसके साथ में कोई रेफरेंस नहीं दिया है, that is not reliable. Sometimes Wikipedia में, जैसे Wikipedia मतलब सपोज आपने कोई आर्टिकल, आप भी आर्टिकल ऐड कर सकते हो Wikipedia में, है ना, किसी चीज के बारे में, but you need to support your article, your composition with some pre-existing data जो पहले से एग्जिस्ट करता। यदि मान लीजिए इन्फॉर्मेशन ऐसी बोला कि नहीं सूरज कभी कभी साउथ से भी निकलता है, तो हाउ डू यू से दैट? यू नीड टू प्रूव दैट कि सूरज कभी कभी साउथ से भी निकलता है। तो कैसे निकलेगा भाई, बताओ?
तो फॉर दैट यू नीड सम रेफरेंस। यदि रेफरेंस नहीं है तो विकिपीडिया पुट्स एक ब्रैकेट में लिख के रखता है साइटेशन नीडेड, यानी इसका रेफरेंस चाहिए, अदरवाइज दिस इंफॉर्मेशन इज ऑफ नो वैल्यू, मतलब वो जेन्युइन है या नहीं है। तो ऐसे ही कुछ होता है कभी कभी किसी डेटा में, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन के साथ में साइटेशन नीडेड लिखा है तो समझिए कि आप उसको जेन्युइनली यूज नहीं कर सकते, अथॉरिटेटिवली यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज आई वुड से इट्स अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है एंड यू गेट हाइपर लिंक्स टू डिफरेंट साइट्स ऑल्सो। उसके जो आउटसाइड लिंक्स भी रहती हैं उससे भी आप लोग यहाँ वहाँ विजिट करके यू कैन एनरिच योरसेल्फ। और ये एजिंग के बारे में ये ज़्यादा जानना है, और क्या नाम है, स्टेम सेल्स के बारे में, तो मैं जब बता रहा था आप लोग एम्ब्रियोनिक सेल्स के बारे में, तो एम्ब्रियोनिक सेल्स को हम स्टेम सेल्स ही बोलते हैं। और स्टेम सेल्स और नॉर्मल सेल जो डिवाइडिंग सेल है, कोई मुझे बता पाएगा उसमें क्या फ़र्क है? एक स्टेम सेल जो कि डिटरमाइन होता है, वो डिफरेंशिएट होता है एक टिश्यू लेवल पे, राइट। सपोज एक स्टेम सेल है जो आपके मसल्स बनाने वाला है एम्ब्रियोनिक सेल में, ठीक है। एक सेल है जो आप मसल्स बनाने वाला है आगे चल के, उसको हम फेट मैपिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट ईयर ही आएंगे आपको सभी सब डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, दो इट लुक्स वेरी बोरिंग। मैं आपको एक बुक बताऊंगा, उस बुक को पढ़ना आपके इंटरेस्ट ऐसे डेवलप हो जाएगा। स्कॉट गिलबर्ट नाम का एक ऑथर है, स्कॉट गिलबर्ट, उनकी एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी करके एक बुक है, अच्छी खासी, मेरे ख्याल से शायद वो उसकी पुरानी एडिशंस आपको नेट पे ना वैसे भी मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वो आप लोग पढ़िएगा। इट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी इजीली लाइक वेरी क्या मतलब ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एंड व्हेनेवर ना टर्म कम्स अप, लाइक हम फर्स्ट टाइम कुछ चीज पढ़ रहे हैं, जस्ट ऐसे द सेल वुड गेट डिटरमाइंड, तो you might not know what determined is, या फिर the cell would again get determined, तो अब जो determined word फिर से कहीं आएगा ना, तो वहाँ ब्रैकेट में छोटा सा फिर से लिखा रहेगा determination means so and so, तो the book is very good. Anyways, तो मैं क्या बता रहा था हम लोग को, क्या कह रहा था मैं? स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। हाँ, तो कुछ डिफरेंस मालूम है? स्टेम सेल भी डिवाइड कर रहे हैं, वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं एक टिश्यू लेवल पे। जैसे मैंने कहा कि सपोज एक स्टेम सेल है जो मसल बनने वाला है आगे चल के आफ्टर फ्यू डिविजन्स, लेकिन एक नॉर्मल जो सेल है, जैसे अभी हमने बात की टेलोमेरेज एक्टिविटी रुक गई, उसके बाद भी वो सेल डिवाइड करता है अपने आप को, और वो एक बड़े ऑर्गन में डेवलप होता है, जब ग्रोथ फेज में चला जाता है, तो वो भी एक डिवाइडिंग सेल है। तो नॉर्मल डिवाइडिंग सेल जिसको हम सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं, है ना, और जर्म सेल्स बोलते हैं जो हमको गमेट्स फॉर्म करते हैं। तो ये भी सेल डिवाइड कर सकते हैं, स्टेम सेल भी डिवाइड कर सकता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट स्टेम सेल एंड अ नॉर्मल सोमैटिक सेल और अ जर्म सेल? Germ cell? Stem cell has ability to grow into a particular organ, और किसी एक ऑर्गेनिज्म को बनाने की ताकत रखता है स्टेम सेल। Okay. You're not wrong, but not right fully also. मैंने ये प्लांट के बारे में पढ़ा था, स्टेम सेल, टोटिपोटेंसी एंड ऑल, तो मैंने वो यहाँ पे लिंक किया। That is the word, totipotency. What is that? Totipotency means to generate a whole organism from a single cell. With single cell. Is it so? Totipotency, totipotent. Toti means total. एक सेल जो खुद से पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने का पोटेंशियल रखता हो। नहीं, ये यूनिपोटेंट होते हैं, बाइपोटेंट होते हैं, है ना, पॉलीपोटेंट होते हैं, या फिर टोटीपोटेंट होते हैं। पोटेंट मतलब पोटेंशियल, ठीक है, मतलब उस सेल की पोटेंशियलिटी कि वो कैसे किसी टिश्यू फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो सके या डिटरमाइन हो सके। एक सेल, एक स्टेम सेल, यदि वो यूनिपोटेंट है, मतलब कि वो एक टाइप का ही सेल बना सकता है, उसकी पोटेंशियलिटी सिर्फ एक टाइप के सेल फॉर्म करने में ही है। बाइपोटेंट है, मतलब दो अलग अलग टाइप के सेल्स बना सकता है ना। जैसे मान लो डब्ल्यूबीसी का इनिशिएटिंग सेल है, मान लीजिए स्टेम सेल जो डब्ल्यूबीसी बना रहा है, इट माइट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। तो ये कैसे है कि अलग अलग टाइप के सेल्स फॉर्म कहाँ से होता है? एक स्टेम सेल से होता है।
है ना, हेमोपोएटिक सेल जो बोलते हैं। तो वहां से वो जो डिफरेंशिएट हो रहा है अलग अलग फॉर्मेट में, जितने ज्यादा फॉर्मेट्स में वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है या फिर डिटरमाइन हो सकता है, हम उसको बोलते हैं टोटीपोटेंट। टोटी मतलब टोटल, ठीक है, पॉलीपोटेंट बोलते हैं, सॉरी पॉलीपोटेंट बोलते हैं। और टोटीपोटेंट मतलब वो किसी भी टाइप के सेल फॉर्मेशन में अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता है। तो यूजुअली जब हम क्लोनिंग बनेंगे या फिर बोलते हैं ना, जैसे आपने बताया कि पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, ऑफ कोर्स हम टोटीपोटेंट्स को यूज करके हम पूरे ऑर्गन्स बना सकते हैं। बस टोटीपोटेंट को यूज करके हम पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं, बट यू वुड नीड मोर टोटीपोटेंट सेल्स फॉर डूइंग। अब सपोज करिए एक सेल, अब एक खास बात आप लोगों को शायद मैंने उस दिन बताई थी कि नहीं बताई थी मालूम नहीं, अ स्टेम सेल whenever it gets differentiated into a, सपोज करिए एक स्टेम सेल है, वो डिफरेंशिएट होकर अभी मान लीजिए वो मसल सेल बन रहा है, तो ये सेल तो यूज हो जाएगा, राइट? तो फिर अगली बार जरूरत पड़ी तो कहां से बनाएंगे, है ना? यही खास डिफरेंस है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल डिवाइडिंग सेल एंड अ स्टेम सेल डिवाइडिंग सेल। वो ये कि स्टेम सेल जब भी whenever it is determined to get into some tissue level, yeah, get differentiated into some tissue, it will make a copy of itself. वो हमेशा एक के दो होंगे, दो स्टेम सेल बनेंगे, एक स्टेम सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा, हमेशा एक बैकअप स्टेम सेल रहेगा आपके पास। दैट इज द मेन डिफरेंस। नहीं तो नॉर्मल सेल कैसा है, एक सेल है, दो में डिवाइड होगा, दोनों वैसे सेल डिवाइड हो जाएंगे, फिर दो के फिर चार हो जाएंगे, तो ओरिजिन लूज कर जाते हैं हम, है ना? ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक सेल दो में चला गया, तो क्या हुआ, उसका कंटेंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डुप्लीकेट हो गया डीएनए, दोनों सेल्स में चला गया। लेकिन आप स्टेम सेल के बारे में बात करेंगे तो स्टेम सेल ही एक ऐसा सेल है जो एवरी टाइम व्हेनेवर इट इज डिटरमाइंड टू गेट डिफरेंशिएटेड इनटू सम टिश्यू लेवल, इट विल मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। पहले अपनी कॉपी बनाएंगे एंड देन कॉपी बनाने के बाद एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एक फिर से एग्जिस्ट करेगा फॉर फ्यूचर यूज, राइट? और क्या कहना था, हाँ मैं ये बता रहा था, नासा की एक साइट है, नासा वालों की, स्टेम सेल्स के ऊपर, क्योंकि वो स्पेस पे काफी रिसर्च करे, तो वहां पे आपको बहुत जानकारी मिल जाएंगी स्टेम सेल्स के ऊपर जानना है तो। इसलिए पता नहीं आप हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट, लाइक जैसे कि अभी आजकल का एक ट्रेंड सा हो गया है कि आफ्टर मैरिज व्हेन योर वाइफ इज कंसीविंग, तो आपको यूजुअली फोन्स आते हैं आजकल प्राइवेट कंपनी में, यूएस में बहुत ज्यादा है, हमारे इंडिया में भी आजकल आने लगा है, फोन आते हैं कि भाई आप प्रेग्नेंट हैं, आप डिलीवर करने वाले हैं बच्चे को आप 7-8 महीने बाद, तो हम चाहते हैं कि यदि आपके बच्चे में कोई डिजीजेस या फिर कुछ रहे या डेवलप हो जाए इन ड्यू कोर्स, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम हमारा एक प्रोविजनल एक स्कीम है जिसमें हम आपके एम्ब्रियो में से कुछ सेल्स निकाल के स्टोर कर लेंगे, फिर व्हेनेवर आप कभी इनकेस फ्यूचर में बच्चे को तकलीफ हुई इन एनी फॉर्म, कोई डिफॉर्मिटी आ गई या फिर कोई एक्सीडेंटल कुछ हो गया, समथिंग द limb has been removed, lost in accident, and if you want to get a limb regenerated, that could be done from the stem cell. ऐसा वो बताते हैं and they started like मेरी शादी कब हुई थी 2008 में भी हमें फोन आया था, बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम, क्योंकि उन्होंने हमको उस समय बोला था कि आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए देने होंगे। मैंने सुना है आजकल थोड़ा सा कम में हो गया हो, आजकल 50,000 75, बट क्या करते हैं स्टेम सेल्स को वो फ्रीज कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंडेड एनिमेशन में रख देते हैं, यू नो सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है बताओ मुझे, लेकिन सस्पेंडेड एनिमेशन क्यों कहते हैं, राइट? मैं बता रहा हूँ, ऐसे आप समझोगे किसी चीज को तो हमेशा याद रहेंगी चीजें। लिक्विड नाइट्रोजन में करना तो फ्रीजिंग हो गया, वो तो हम आइस से भी कर सकते हैं, ड्राई आइस से भी कर सकते हैं, CO2 से भी कर सकते हैं, और N2 से भी कर रहे हैं, नाइट्रोजन से भी कर रहे हैं, बट व्हाट सस्पेंडेड एनिमेशन एक वर्ड क्यों दिया गया था? किसी ने एक मूवी देखो, मैं मूवीज तुलना करता रहता हूँ क्योंकि पता नहीं आप लोग देखते कि नहीं देखते, एक मूवी है पुरानी, हमारे टाइम के हीरो हैं वो सिल्वेस्टर स्टैलोन, रैम्बो, कोई जानता होगा तो मालूम नहीं सिल्वेस्टर स्टैलोन को जानते कि नहीं? हाँ, एस्केप प्लान। हाँ एस्केप प्लान में है क्या? हाँ शायद असैसिन्स में, तो उसकी एक मूवी है डिमोलिशन मैन,
तो वो क्या रहता है कि पुलिस ऑफिसर रहता है, वो लाइक वो एक पुलिस ऑफिसर को वो स्टोर किए रहते हैं. तो he was in suspended animation, the whole body was in suspended animation. That means the cell is being halted. जैसे स्टैचू बोलते हैं अपन, वैसे स्टैचू कर दिया उसको, वैसे का वैसे ही it's been suspended in that same format of form. जैसे कि अब ये आया कैसे वर्ड सस्पेंड एनिमेशन, आपने देखा टॉम एंड जेरी देखी कभी? हाँ, जेरी भाग रहा है, टॉम उसके पीछे पीछे भाग रहा है. जेरी कहीं तो एक छोटी सी जगह है, वहां पे वो एक क्लिफ आ गया, क्लिफ से वो यहाँ से बाजू से छुप जाता है. अब उसमें टॉम पीछे दौड़ते 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 आता है, वो क्लिफ को क्रॉस कर देता है, मतलब वैली में आ गया, अब गिरने वाला है, लेकिन तुरंत गिरता है क्या? वो थोड़ी देर हवा में रहता है, ऐसा दिखाते अपने को, थोड़ी देर रुकता, फिर देखते कर कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं, फिर गिरता हो. तो वो जो थोड़े से मोमेंट के लिए वो रहता है ना, उसको बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन. एनिमेशन सस्पेंड हो गया वहां पे, 2 मिनट के लिए वो ऐसे ही खड़ा रहता है हवा में. नोबडी कैन, ऐसा हो नहीं सकता, बट इट इज द एनिमेशन व्हिच हैज बीन सस्पेंडेड एक जगह पे, एक सिचुएशन पे. तो लाइक दैट वो सेल्स, आप जो स्टेम सेल्स लेते हैं उनको वो एक लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर लेते हैं. आई डोंट नो ये कितना जेन्युइन है या कितना ऑथेंटिक है, बिकॉज सर मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी थी अभी डिस्कवरी या हिस्ट्री टीवी 18 पे, तो उसमें जैसे आप बोल रहे हैं, तो उसमें मुझे जगह का नाम याद नहीं है, बट वहां पे उन्होंने डेड बॉडीज को भी इसमें स्टोर करके रखा है. अच्छा, टू गेट देम बैक. डेड बॉडीज को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी. अच्छा, उनको जिंदा कर लेंगे. हाँ. अच्छा, कभी मिले तो बताना, मेरे को भी लिंक भेजना, मैं भी जरा जानना चाहता हूँ. जिंदा होने के चांसेस तो नहीं. हाँ, वो जॉश गेट्स शायद ये है, उनका ये है, एंकर है. तो मैं इफ मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको, मेरे को सेंड करना. सबसे पहली बात, जैसे आज ही हमने जानने की कोशिश की सेनेसेंस, सेल एजिंग, राइट. जब सेल के पास टेलोमेरेज एक्टिविटी खत्म हो गई, तो समझ लेना कि अब ये चालू होगी इसकी एजिंग. कुछ डिविजन्स और करेगा ये, उसके बाद रुक जाएगा, है ना. तो यानी कि अब यदि हमारी टेलोमेरेज एक्टिविटी हमारे पास हमेशा के लिए रही होती, तो हम इमॉर्टल हो गए रहते, हम मरते ही नहीं थे. हमारे सेल टूटे, नए सेल्स बना लिए. हमारा हाथ टूटा, हमने नया हाथ बना लिया. हम कभी मरते ही नहीं थे. कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग टेलोमेरेज एक्टिविटीज रहती थी. हमारा डीएनए सेफ रहता था. हमारा डीएनए जो बनाती थी प्रोटीन्स, वो बनते रहते थे और हमारी मेटाबॉलिज्म चलता रहता था. तो हम इमॉर्टल हो गए रहते थे. लेकिन यही है, वो कंज्यूम एग्जॉस्ट हो जाते हैं. और इसलिए जैसे देखा आप आरबीसी देखा होगा आपने, आरबीसी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ एमआरएनए रहता है. न्यूक्लियस है ही नहीं आरबीसी के पास. उसके पास तो ये सिस्टम है ही नहीं कि आरबीसी में न्यूक्लियस में डीएनए में से आरएनए बना, आरएनए में से वो प्रोटीन बनाएगा. नहीं, उसने न्यूक्लियस ही नहीं रखा अपने पास. क्यों? सो दैट इट कैन कैरी मोर ऑफ hemoglobin, so that the main purpose of being RBC is that it has to carry oxygen to every other place. So उसके लिए फिर क्या है कि अपने आप को उसने ज्यादा जगह बनाई था कि ज्यादा हीमोग्लोबिन लेके चला जाओ. तो न्यूक्लियस ही हटा दिया. अब न्यूक्लियस हटा दिया, फिर वो लाइफ अपनी, मतलब उसकी एक्टिविटीज कैसे चलेंगी. तब ये जो एक्टिविटीज के लिए जितना एमआरएनए लगता है वो बना के रख लिया उसने, पहले से रख लिया. ये स्टेम सेल का कमाल है. तो आरबीसी बना के रख लिए जितना, तो वो क्या है, वो एग्जॉस्ट कब हो जाते हैं? 120 दिन में एग्जॉस्ट हो जाते हैं. 120 दिन में वो खत्म हो जाते हैं. जितनी उनकी एक्टिविटी थी, जितना कुछ प्रोटीन लगना था, वो एमआरएनए के थ्रू बन के वो खत्म हो गया. अब फिर से एमआरएनए बन के तो आएगा नहीं, क्योंकि वो डीएनए है ही नहीं अंदर. इसलिए उनकी लाइफ कम है, 120 दिनों की लाइफ है. लेकिन वो हमारी बॉडी रेगुलर बेसिस पे एवरी डे नए सेल्स बनाती रहती है. एंड और एक और चीज है कि जितना डीएनए आरएनए प्रोटीन की बात हम जितना करेंगे, तो क्या होगा, उतने चांसेस बनते हैं कुछ किसी का इन्विजन होना, कोई इन्फेक्शन होना, या फिर किस तरीके से डिफॉर्मिटी आना. ये सब चांसेस रहते हैं व्हेन यू परफॉर्म ऑल दीज एक्शंस. तो अब ये एजिंग में एक और चीज मायने रखती है, वो है एनवायरनमेंट. एनवायरमेंटल क्यूज भी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं, लेकिन दे आर नॉट द रीजन
फॉर गेटिंग, जैसे हम बोलते हैं ना कि एनवायरनमेंट के कारण हम बूढ़े हो जाते हैं वाली बात, बट दैट इज एन इफेक्ट। ऑफ कोर्स हम सेनेसेंट होने के बाद जो देखते हैं हम उसको बोलते हैं कि हमारा बुढ़ापा है, तो हम वो एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण हम बूढ़े दिखते हैं। ये है ना, मैं भी बूढ़ा दिखता हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ, तो वैसा है। तो वो एनवायरमेंटल इफेक्ट है। यू माइट लुक लाइक बट योर सेल्स आर नॉट लाइक दैट, योर सेल्स हैव गॉट देयर ओन एज, है ना। बट जैसे कि हमारी लाइफ सेल्स जो है, हम अपनी लाइफ सेल्स के थ्रू भी हम अपने सेल्स की एज को खराब कर देते हैं, है ना। तो वो ये अलग अलग चीजें हैं। अब दूसरी बस इतना ही कहना था मुझे आज के लिए। ऐसे बातें करते तो दिन भर ही बातें करते रहेंगे, 2:50 हो गया। तो इफ एनीबडी वांट्स टू सी दैट लिक्विड नाइट्रोजन में कैसे स्टोर करते हैं फिर देन निकाल के यूज करते हैं, तो वो डिमोलिशन मैन करके है, वो देख सकते हो आप लोग। वो थ्रिलर मूवी है कुछ, तो भी सिल्वेस्टर स्टैलोन है उसमें, सिल्वेस्टर स्टैलोन डालोगे तो दिख जाता है। एनीवेज, और किसी को कुछ पूछना है, कोई वही है। सर आपने लास्ट पॉइंट बोला था कि टेलोमेरेज एंजाइम खत्म होने के बाद भी सेल डिवाइड कर सकता है कुछ टाइम तक। हाँ। तो वो कितना सेल डिवीजन करेगा उसके लिए एक टर्म बताया था आपने, हेफ्लिक लिमिट, HAYFLICK, हेफ्लिक तो साइंटिस्ट का नाम है। हेफ्लिक लिमिट मतलब जैसे हमारा शायद वो 60 भी है, 60 या 50 हमारे ह्यूमंस के लिए, वो चेक कर सकते, सब ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग है। वो चेक करना मेरे को आंकड़े याद नहीं है, बट दैट्स कॉल्ड हेफ्लिक लिमिट। मतलब आफ्टर दैट लिमिट, आफ्टर दोज मेनी नंबर ऑफ डिविजन्स, नाउ द सेल वुड स्टॉप डिवाइडिंग, सो दैट्स कॉल्ड सेनेसेंट सेल। मतलब बूढ़ा हो गया सेल, खत्म। उसके बाद फिर जितना हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उतने साल हम जिएंगे, है ना। तो अभी कहने का मतलब जैसे कि अभी बोलते हैं ना हम, जैसे सिकल सेल किसी को है, तो सिकल सेल और थैलेसीमिया या फिर डायबिटीज, ये सब कैसे हैं? दे आर नॉट क्यूरेबल, they could be, they are such kind of abnormalities which have to be managed. You just cannot get out of it, वो you cannot get rid of it. I mean, आप उनसे बच नहीं सकते, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। You have to manage with them. जैसे बोलते हैं ना कि नहीं, वो प्रोवर्ब मैं आपके सामने नहीं बोल सकता, तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैनेज करना है, it cannot be avoided. वो अवॉइड किया जा नहीं सकता, वो आपसे कभी अलग नहीं होगा, आपको उसके साथ ही जीना है। तो हम उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। सिकल सेल में भी मैनेज किया जाता है। दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड बिकॉज दैट्स अ सिंड्रोम, दैट्स अ जेनेटिकल डिफेक्ट, है ना। वो डिजीज नहीं है, वो एक सिंड्रोम है। डायबिटीज भी एक प्रकार का कंडीशन है, इट्स काइंड ऑफ सिंड्रोम। लाइक डिजीज बोलते हैं हम, लेकिन क्या कि वो क्योंकि डिजीज इसलिए कहते हैं, सिंड्रोम इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वो लिवर के सेल्स के कारण खराब होता है। और लिवर, आप नई बात सुन रहे होंगे, डायबिटीज, लिवर, पैंक्रियास है उसमें, तो लेकिन लिवर बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि उसके ऊपर रिसेप्टर्स रहते हैं जो इंसुलिन को कैच नहीं करते। तो वो समहाउ हमारे लाइफ स्टाइल के कारण वो रिसेप्टर्स खराब हो चुके हैं। लेकिन हमारे लिवर में रीजनरेशन पावर है, यानी कि हमारे लिवर में अभी भी वो टेलोमेरेज वाली एक्टिविटी है। दैट्स व्हाई उसके सेल मरते हैं तो नए सेल्स बन जाते हैं। तो हमारे पिछले, सपोज करिए आपको डायबिटीज 40 साल के बाद आया, यानी 40 साल के पहले के जो सेल्स थे, मतलब आप बचपन से या फिर लिवर के जो सेल्स थे वो पहले से डिफेक्टिव नहीं थे। दे हैव बीन फ्रेम्ड, दे हैव बीन दे हैव बीन थ्रू दैट, वो परेशानी से गुजरे हैं, तब जाके वो खराब हो गए फॉर ऑल दिस 40 इयर्स। सो इफ नए सेल्स बनेंगे तो शायद वो वापस वो सेम सेल्स ही बनाएगा ना, उसके बाद तो रिकॉर्ड वही है, उसका डीएनए तो वही है कि नॉर्मल रिसेप्टर्स बनाने हैं। तो सोचिए कि इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हमारी आदतें। इसलिए बोलते हैं, आप लोग को समझना बहुत जरूरी है कि आज आप जो खा पी रहे हो ना, वो आपका इसका इफेक्ट 10-15 साल बाद मिलता है। और जितना बचपन में आप अच्छा खाओगे, यानी कि 21 साल तक, वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। अदरवाइज अभी से वो जंक फूड खाने की आदत है, तो जंक वाला ही इफेक्ट आएगा बाद में, 20-25 साल बाद, राइट। एनीवेज, चलिए यहाँ लगभग आप लोग का टॉपिक्स हमने सभी कवर कर लिए, मेरे जो 2 यूनिट के पोर्शन थे, एंड नोट्स में आप लोग को भी फ्लोट कर दूंगा। चलिए, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।